संविधान की यात्रा में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम संविधान के बारे में जानकारी दे रहे थे। अभी तक हमने पढ़ा है कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा में कितने सदस्य थे, कौन कौन सी समितियां थी। उसके बाद में हमने देखा कि संविधान में कितने अनुच्छेद है, कितने भाग है, कितनी अनुसूचियां है। फिर हमने देखा कि संविधान के जो भाग है उसमें प्रथम भाग देखा, फिर द्वितीय भाग देखा, फिर तृतीय, फिर चतुर्थ, और आज हम जो पढ़ रहे थे फिफ्थ भाग का, उसमें हम आर्टिकल 73 तक पढ़ चुके हैं। आज हम आर्टिकल 74 से और 78 तक पढ़ेंगे और साथ ही साथ में इनमें जो वर्णित जो भी महत्वपूर्ण कंसेप्ट है उसको समझेंगे। तो आर्टिकल जो 74 है, आर्टिकल 74 का आर्टिकल 74 है, इसमें है कि एक मंत्री परिषद होगी और इस मंत्री परिषद में कौन कौन होंगे। एक प्रधानमंत्री होगा और अन्य मंत्री होंगे। इस मंत्री परिषद का काम क्या होगा? यह राष्ट्रपति को की सहायता करेगी और सलाह देगी। सलाह विभिन्न टॉपिक्स पे उन पर सलाह देगी और राष्ट्रपति के जो एग्जीक्यूटिव वर्क है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, उनमें सहायता करेगी। क्या इस जो मंत्री परिषद है उसकी जो सलाह है कि इसने सलाह सही दी है या गलत है, इसके बारे में न्यायालय में जा सकता है? क्या इसको कोर्ट समीक्षा की जा सकती है? नहीं, कोर्ट इसकी समीक्षा नहीं कर सकता। आर्टिकल जो 74 है उसमें सिर्फ मंत्री परिषद की बात की है। आर्टिकल 75 है, उसमें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मंत्री परिषद है, उसके अन्य प्रावधान है। अन्य प्रावधान में क्या क्या है? अन्य प्रावधान में है कि इसकी कैसे बनेगी, ये कौन इसकी नियुक्ति करेगा, कितने लोग हो सकते हैं मंत्री परिषद में, क्या इनकी जिम्मेदारियां है, कौन के प्रति उत्तरदायी होंगे और क्या क्या है। तो एक एक करके हम देखते हैं। पहला है कि जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और उसके बाद में राष्ट्रपति ही है, राष्ट्रपति महोदय ही है, वो ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। परंतु अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की नियुक्ति पर प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। जब देश का संविधान बना था तो उस टाइम पे मंत्रियों की संख्या फिक्स नहीं की गई थी, परंतु बाद में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनती गई कि गठबंधन की सरकार आती गई तो मंत्रियों की संख्या बहुत अधिक होने लगी। तो इस कारण बाद में जाके और मंत्रियों की संख्या को एक निश्चित किया गया संविधान संशोधन के थ्रू, और ये रखा गया कि 15% जो लोकसभा के सदस्य है उनका 15% ही मंत्री अधिकतम हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ऐसे ही जब दल बदल कानून लाया गया तो उसमें भी ये निश्चित किया गया कि जो अयोग्य कोई व्यक्ति है और जितने समय के लिए दल बदल कानून कहते हैं अयोग्य घोषित किया जाता है, उतने समय के लिए वो मंत्री नहीं बन सकता। जो अनुच्छेद 75 है उसका सब क्लॉज 2 कहता है कि जो मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बने रहेंगे। मतलब कि जो टर्म होगी प्राइम मिनिस्टर की या फाइनल मिनिस्टर की, वो अप टू प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट रहेगी। जो सब क्लॉज 3 है 75 का, वो कहता है कि जो मंत्री परिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। यानी कि जो भी मंत्री परिषद एक्शन लेगी या जो भी कार्य करेगी वो उसकी उत्तरदायित्व होगा वो लोकसभा के प्रति होगा। कई बार प्रश्न में ये संसद दिया जाता है, परंतु हमें ये ध्यान रखना कि ये लोकसभा आर्टिकल जो 75 क्लॉज सब क्लॉज 3 है उसमें लोकसभा ही बोला गया है। फिर है सब क्लॉज 4 में कहता है कि जो मंत्री और प्रधानमंत्री की जो शपथ है वो तीसरी अनुसूची के अनुसार दिलाई जाएगी। कौन सी? तीसरी अनुसूची के। और
आर्टिकल 75 का सब क्लॉज 5 कहता है कि अगर कोई सदस्य कोई व्यक्ति जो मंत्री बन चुका है और वो किसी सदन का सदस्य नहीं है, तो उसे 6 महीने के भीतर उस सदन का सदस्य बनना आवश्यक है। अगर वो 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य नहीं बनता है तो उसका मंत्री पद खाली स्वतः ही रिक्त हो जाएगा। आर्टिकल 75 सब क्लॉज 6 वेतन भत्ते संबंधित बातें करता है। आर्टिकल जो 76 है वो महान्यासवाद अटॉर्नी जनरल के बारे में बात करता है। हम इसको बाद में देखेंगे। आर्टिकल 77 है वो भारत सरकार कार्य संचालन के बारे में बात करता है। आर्टिकल 77 में 3 भाग है। ये कहता है कि जो भी कार्यपालिका की कार्रवाई होगी, जो भी कार्य होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से होंगे। राष्ट्रपति के नाम से जितने भी आदेश हैं उनको संसद के द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। मतलब जो इम्पोर्टेंट आदेश हैं, राष्ट्रपति के नाम से जितने भी आदेश निकले उनका प्रमाणीकरण करना आवश्यक है, या कुछ केसों में संसद का अनुमोदन भी आवश्यक होगा। अब राष्ट्रपति है जो देश में शासन के लिए कोई नियम बना सकता है कि बहुपक्षीय कैसे शासन करना है, कैसे नियम बना के वो डिसाइड कर सकता है कि कैसे चीज़ें शासन चलेगा, कैसे घटेगा, कैसे बढ़ेगा। अनुच्छेद जो 78 है वो बताता है कि प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के प्रति कर्तव्य क्या है। प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या है कि अगर राष्ट्रपति कोई सूचना मांगते हैं तो प्रधानमंत्री जी वो सूचना प्रोवाइड करेंगे। अगर राष्ट्रपति जी कहते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या एक्शंस ले रही है किसी टॉपिक में, या फिर क्या एक्शन लेने बाकी है, भविष्य में क्या एक्शन लेगी, या फिर कोई क्या कानून बनाने हैं, तो इनके सब के बारे में प्रधानमंत्री जी है वो राष्ट्रपति जी को अपने जो भी निर्णय है, विचार, उनके बारे में राष्ट्रपति को बताएंगे। तो ये हो गए हमारा आर्टिकल मोस्टली 74, 75, 76, 77 और 78। अब पढ़ेंगे हम मोस्टली प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल के बारे में। पहले हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री होते हैं वो देश के, हमने पहले पढ़े थे, हमारे देश में जो कह सकते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसमें 2 प्रकार के शासक होते हैं या एग्जीक्यूटिव होते हैं। एक तो होते हैं वास्तविक और एक होते हैं कानूनी रूप से। तो यहाँ पर जो कानूनी रूप से है हमारे देश में वो है राष्ट्रपति। वो देश के या स्टेट के या राज्य के मुखिया है। और जो वास्तविक शासक है वो है हमारे प्रधानमंत्री। तो इसलिए उनको कहता है डिफेक्टो एग्जीक्यूटिव बोला जाता है। वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, जो गवर्नमेंट के मुखिया होते हैं। ध्यान रखने की बात यहाँ, अगर हेड ऑफ स्टेट की बात की जाएगी तब वो होंगे राष्ट्रपति। राष्ट्र के मुखिया कौन होंगे? राष्ट्रपति होंगे। वो लीडर ऑफ हाउस होते हैं, क्योंकि जिस हाउस में वो रहते हैं, लोकसभा से आते हैं या राज्यसभा से आते हैं, तो उसके सदन के वो नेता हो गए। अब इसको कैसे प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं? क्या कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है? क्या मतलब क्या प्रोसेस है इसको प्रधानमंत्री बनने की? तो पहली बात तो है कि जो प्रधानमंत्री है वो अपॉइंटमेंट किए जाते हैं किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। माननीय राष्ट्रपति महोदय हैं उनके द्वारा प्रधानमंत्री की अपॉइंटमेंट किया जाता है। पहली बात, सेलेक्टेड नहीं है, ना ही इलेक्टेड है। ना ही तो प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, ना ही उनको चयनित किया जाता है, मतलब सेलेक्ट किया जाता है। वो क्या है? नियुक्त किए जाते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा, अब क्या किसी को भी राष्ट्रपति जी नियुक्त कर सकते हैं क्या? नहीं। एक प्रक्रिया है, एक प्रावधान है, उसके तहत ही नियुक्ति होती है। जो भी पार्टी, जैसे यहाँ पर अपने देश में कांग्रेस है, बीजेपी है और अन्य कोई पार्टी है, तो जो भी पार्टी लोकसभा में, इसमें जो लोकसभा में अव्वल बहुमत प्राप्त करती है, तो उस पार्टी के लीडर को
प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति महोदय द्वारा। अगर ऐसी कंडीशन है कि बहुमत प्राप्त नहीं है, क्या नहीं है, बहुमत नहीं है, तो क्या कंडीशन हो सकती है? पहली कंडीशन हो सकती है कि कोई गठबंधन बन किया जाए। गठबंधन बन किया जाए मतलब दो या दो से अधिक पार्टी आके कहे कि भाई हमारे पास में बहुमत है और हम अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं, हम इसको अपना नेता चुनते हैं, तो उसको मतलब प्रधानमंत्री चुन लिया जाएगा। अगर गठबंधन भी नहीं आई तो क्या होगा? उस केस में क्या होगा? प्रधानमंत्री जी अपने शुभ विवेक से, राष्ट्रपति महोदय हैं, वो अपने शुभ विवेक से प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर देंगे, किसी को अपॉइंटमेंट कर देंगे। और जिसको भी वो अपने शुभ विवेक से जो पर्सनल डिस्कशन होगा उसके और किसी को अपॉइंटमेंट कर दिया तो उसको 1 महीने का समय दिया जाएगा कि वो लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करे। अगर वो लोकसभा में बहुमत सिद्ध कर देते हैं तो वो प्रधानमंत्री बने रहें। अगर वो लोकसभा में बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो उन्हें प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। ठीक है। अब कौन योग्यता क्या है इसकी? कौन प्रधानमंत्री बन सकता है? योग्यता क्या है? योग्यता में हम देखते हैं कि नॉर्मल केस में है कि किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, पर किसी भी सदन का क्या होना चाहिए? सदस्य होना चाहिए। वो चाहे इलेक्टेड हो सकता है चाहे नॉमिनेटेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। परंतु अगर वह किसी सदन का सदस्य नहीं है, अगर सदन का सदस्य नहीं है तो उस केस में क्या होगा? उसको 6 महीने में किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा। अगर नहीं बनता है तो उसका जो प्रधानमंत्री के जो 6 महीने बाद में जो प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा या फिर उनकी जो प्रधानमंत्री की जो क्या कह सकते हैं पद है उससे ऑटोमेटिकली उनसे पदच्युत मान लिया जाएगा, मतलब कि वो उनको डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे वहाँ से। जैसे एग्जाम्पल है कि हाल ही में जो पहले थे उद्धव ठाकरे जी थी महाराष्ट्र में, तो उस टाइम पे वो सीएम बने थे, जैसे ही पीएम है ऐसे ही सीएम है। तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी थे, तो वो सीएम बने थे। उन्होंने जब वो सीएम बने थे तो वो किसी भी सदस्य के सदस्य नहीं थे, परंतु बाद में जाके वो क्या हो गए? उन्हें सदन विदिन 6 मंथ एक सदन का सदस्य बने और उन्होंने अपनी जो सीएम पोस्ट थी वो कंटिन्यू रखी। इसके बाद में शपथ कौन दिलाता? प्रधानमंत्री को या तो राष्ट्रपति या उनके द्वारा कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। मोस्टली राष्ट्रपति दिलवाते हैं क्योंकि इतने बड़े पद है। तो क्या होता है, जो प्रधानमंत्री को शपथ किसके द्वारा दी जाती है? राष्ट्रपति द्वारा या उनके किसी भी रिप्रेजेंटेटिव द्वारा। कौन कौन सी शपथ दिलाई जाती है? एक तो ऑफिस की शपथ दिलाई जाती है और एक सीक्रेसी की शपथ दिलाई जाती है। दूसरा है कि इनका कार्यकाल कितना होगा। कार्यकाल के बारे में जैसे हमने अभी आर्टिकल 75 में पढ़ा था कि आर्टिकल 75 में ही है कि प्रधानमंत्री है वो नियुक्त किए जाएंगे राष्ट्रपति द्वारा, और आर्टिकल 75 में ही है कि राष्ट्रपति का जो के प्रसाद पर्यंत तक ही कार्यकाल रहेगा किसका? प्रधानमंत्री का। अब प्रसाद पर्यंत से मतलब होता है कि नॉर्मली 5 ईयर्स तो है ही है, क्योंकि अगर कोई सरकार बनती है और वो बहुमत रखती है तो वो 5 साल तक बनी रहेगी जब तक कि दूसरे चुनाव ना हो। परंतु अगर वो बहुमत खो देती है, अगर बहुमत चला जाता है, तो उस केस में क्या है कि राष्ट्रपति हैं वो प्रधानमंत्री जी को त्याग पत्र देने के लिए बोल सकते हैं या फिर वो ऑटोमेटिक अपना त्याग पत्र दे देंगे। तो इस केस में इसलिए कहा जाता है कि जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक इनका कार्यकाल रहेगा। अब वो प्रधानमंत्री उनकी सैलरी कौन निर्धारित करता है, सैलरी कितनी होती है, तो इसके बारे में हम कहेंगे कि सब प्रधानमंत्री की सैलरी का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। मोस्टली जो सैलरी का निर्धारण है वो तो या तो संसद करेगी
या फिर राष्ट्रपति जी करें। दो ही है, या तो संसद या राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री का कौन करता है यहाँ पर करते हैं, यह संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। वर्तमान में कितनी है सैलरी जो प्रधानमंत्री की है, 2,80,000। इस समय समय पर बदलती रहती है। राष्ट्रपति की कितनी है, राष्ट्रपति की सैलरी है 5 लाख। तो ये क्या है, समय समय पर बदलती रहती है। अब वो कार्य देखते हैं, प्रधानमंत्री जी के कार्य क्या क्या है। प्रधानमंत्री जी के कार्य में मोस्टली देते हैं मंत्रियों की नियुक्ति। जब राष्ट्रपति महोदय द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर दी जाती है तो उसके बाद में प्रधानमंत्री के ही सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। और प्रधानमंत्री की ही सलाह पर जो पोर्टफोलियो होते हैं, या कौन सा मंत्रालय किस मंत्री को देना है, तो उसका अलोकेशन किया जाता है और रिसफल भी किया जा सकता है। मतलब रिसफल का मतलब है कि आज जो मंत्री को प्रधानमंत्री जी ने अगर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देती, तो हो सकता है वो कल उसको बदलकर रेलवे मंत्रालय दे दें या कुछ और दे दें या लॉ मिनिस्टर बना दें। तो ऐसे रिसफल किया जा सकता है। अब प्रधानमंत्री का एक कार्य ये भी है कि वो जितने भी मंत्री परिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उसके निर्णयों की जानकारी को राष्ट्रपति महोदय को प्रदान करेंगे। क्या करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जो भी निर्णय लिए हैं, जो भी नए कानून लाए हैं, जो भी नए कानून आने वाले हैं, उन सब की जानकारी है वो प्रधानमंत्री है वो प्रेसिडेंट को करेंगे। मतलब एक तरह से प्रधानमंत्री है वो क्या है, ब्रिज है। प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में जो ब्रिज है वो पीएम है। क्या है, कैसे कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसीजन लेगा उसको प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करना, और यदि कोई प्रेसिडेंट की तरफ से कुछ है तो उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दे देना, और इन्हीं की सलाह को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह है, उसी को प्रेसिडेंट के तक पहुंचाना। तो ये क्या करते हैं, ये ब्रिज की तरह काम करते हैं। ठीक है, आगे क्या है कि प्रेसिडेंट की जो है प्रेसिडेंट महोदय है, अपने जो प्रधानमंत्री है, वो राष्ट्रपति को सलाह कर देते हैं कि किस व्यक्ति को किस पद के लिए नियुक्त करना है। ऐसा कह सकते हैं कि जैसे विभिन्न विभिन्न संवैधानिक संस्था है, जैसे कैग है, अटॉर्नी जनरल है, यूपीएससी के चेयरमैन है, मेंबरशिप है, और भी विभिन्न आयोग है, जैसे ST/SC आयोग है, वुमेन आयोग है, OBC आयोग कमीशन है, या फिर ह्यूमन राइट्स कमीशन है। इन सब की जो भी मेंबर और सदस्य है, उनकी नियुक्तियों के बारे में जो प्रधानमंत्री है और काउंसिल मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट को सलाह देती है। इसी के साथ में जो प्रधानमंत्री जी होते हैं वो कुछ संस्था हैं उनके चेयरमैन भी होते हैं, जैसे कि नीति आयोग। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, प्रधानमंत्री जी है। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल होती है एक, राष्ट्रीय एकीकरण काउंसिल है ना, उसके अध्यक्ष होते हैं। इंटर स्टेट काउंसिल होती है, उसके जो अध्यक्ष होते हैं, चेयरमैन होते हैं, वो प्रधानमंत्री जी होते हैं। साथ ही साथ में जो संसद सदस्य में की आहुति कब होनी है, उसका समापन कब होना है, इन सब के बारे में भी राष्ट्रपति को जो सलाह दी जाती है वो प्रधानमंत्री द्वारा ही दी जाती है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा दी जाती है। और जो लोकसभा का अगर विघटन करना है तो इसकी सलाह भी राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री द्वारा दी जाती है। अब जो प्रधानमंत्री होते हैं वो पॉलिटिकल लीडर होते हैं, एक नेता होते हैं, और वो देश के सबसे बड़ा नेता होते हैं। तो इसके नाते वो पॉलिटिकल हेड ऑफ सर्विसेज होते हैं। मतलब जितने भी सर्विस है, IAS RAS, जो भी देश भर में जो भी सर्विसेज हैं, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस है, तो उनके पॉलिटिकल हेड है। क्या है, पॉलिटिकल हेड कौन है, प्रधानमंत्री। ठीक है, अगर हम प्रधानमंत्री, इंडिया में प्रधानमंत्री कितने प्रेसिडेंट हैं उनके बारे में बात करें तो पहले थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, दूसरे हैं लाल बहादुर शास्त्री थे, और तीसरे हैं इंदिरा गांधी। मोरारजी देसाई आए थे, फिर बाद में चरण सिंह जी आए थे, फिर राजीव गांधी, BP सिंह जी, फिर चंद्रशेखर जी, फिर अपने PN नरसिम्हा राव आए थे 1990-91 के बीच में,
और फिर है अटल बिहारी वाजपेयी आए थे, और HD देवगौड़ा, फिर बाद में इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह जी, और 2014 से 2025 तक अभी तक है नरेंद्र मोदी। तो ये हमारे प्रधानमंत्री की एक लिस्ट है कि कौन कब आए। इसमें ऐसा है कि कुछ जो प्रधानमंत्री हैं उनमें से जो एक बार ऐसा भी हुआ कि कुछ विशेष परिस्थितियों में मतलब टेम्परेरी रूप से भी प्रेसिडेंट चुने गए थे। तो उनमें से है जो मतलब उसको बोल सकते हैं हम केयर टेकर जो प्रेसिडेंट होते हैं, मतलब केयर टेकर जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनको चुना गया था। मतलब किसी विशेष परिस्थिति में, जैसे कि अगर जो वर्तमान प्राइम मिनिस्टर है वो ख़त्म हो गए हैं और अभी दूसरे प्राइम मिनिस्टर को चुना, या फिर पार्टी है वो कोई निश्चित नहीं कर पा रही है, तो उस केस में क्या होता है कि एक एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाए जाते हैं। हमारे के इसमें जब जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हुई थी, तो उसके बाद में एक इश्यू हो गया था कि किसे प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। तो उस केस में गुलजारी लाल नंदा थे, उनको एक जैसे टेकर केयर बोल सकते हैं, या फिर एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के रूप में एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्ति किया गया था। सेम जब लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंदे में मृत्यु हो गई थी, तो उसके टाइम पे भी गुलजारी लाल नंदा थे, तो उन्हीं को एक एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया गया था। अब ये नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? उस टाइम के प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये थे एक्टिंग, थे कार्यवाहक। परंतु कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि अगर ऐसी विशेष परिस्थितियों में अगर कुछ होता है तो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ही नियुक्त किया जाए। ये सभी व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि प्रेसिडेंट एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुन करते हैं या फिर नॉर्मल प्राइम मिनिस्टर। जैसे हम देखते हैं कि जब इंदिरा गांधी जी का असेसिनेशन हुआ था, उनका हत्या हुई थी, तो उस टाइम पे 1984 में जो राजीव गांधी थे, उनको एक्टिंग प्रेसिडेंट नहीं चुना गया था, उन्हें एज ए नॉर्मल एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर नहीं चुना गया था, उन्हें एज ए नॉर्मल PM चुना गया था। तो उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे ज्ञानी जैल सिंह, तो उन्होंने उनको केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के बजाय नॉर्मल PM चुना। तो ये हो गई हमारा प्राइम मिनिस्टर। अब देखते हैं मंत्रिपरिषद के बारे में। तो मंत्रिपरिषद क्या होती है? हमने पहले भी देखा कि मंत्रिपरिषद क्या है, PM प्लस मिनिस्टर्स की एक पूरी सभा कह सकते हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर होगा और अन्य मिनिस्टर भी होंगे। अब इसका वर्णन कौन से अनुच्छेद 74 और 75 में, जैसा हमने देखा कि अनुच्छेद 74 और 75 में इसका वर्णन है। अब कितने हो सकते हैं मंत्री? तो हमने बताया था कि इसका जो 91 संविधान संशोधन था, 2003 में 91 संविधान संशोधन आया था, तो उसमें डिसाइड हुआ था कि 15% सदस्य लोकसभा के, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो अभी देखा जाए तो कितना है, 15% और 543। अभी जो वर्तमान में लोकसभा, उसकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? सदस्य की संख्या 543। तो उसका अगर 15% निकला जाए तो 81 होता है, 81 पॉइंट कुछ आता है, तो हम 81 माने। तो 81 में 80+1, मतलब कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो भी एक तरह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्टी होता है। इसलिए क्या है,
एक तो प्राइम मिनिस्टर और 80 मिनिस्टर, मतलब कि केंद्र सरकार में कितने मंत्री हो सकते हैं? 81 मंत्री, प्रधानमंत्री सहित। केंद्र सरकार में कितने मंत्री हो सकते हैं? एक तो प्रधानमंत्री हो सकता है और 80 क्या हो सकते हैं? मंत्री हो सकते हैं। क्या 81 मंत्री हो सकते हैं कि नहीं? क्या इससे कम हो सकते हैं? हाँ, 70 हो सकते हैं, 75 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, और उससे ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है। अब कार्य क्या है इस मंत्रिपरिषद का? राष्ट्रपति को सलाह देना, सलाह और सहायता। ठीक है। तो ये किसके प्रति जिम्मेदार होती है? ये लोकसभा के प्रति कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है। तो ये हो गए हमारी मंत्रिपरिषद। अब मंत्रिपरिषद के बारे में हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति मंत्री कैसे बन सकता है। क्या किसी को भी मंत्री बनाया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा? नहीं। क्या है? किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। किसी भी सदन से मतलब यहाँ लोकसभा हो सकती है, या तो लोकसभा का एमपी हो या राज्यसभा का एमपी हो। तो अगर वो किसी भी सदन का सदस्य है तो वो क्या होगा? प्रधानमंत्री उसको मंत्री पद के लिए नियुक्त की सलाह दे सकते हैं राष्ट्रपति महोदय। राष्ट्रपति महोदय उन्हें एज ए मंत्री नियुक्त कर सकते हैं। अगर किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने में सदस्य बनना आवश्यक है। कितने महीने में? 6 महीने में सदस्य बनना आवश्यक है। अगर वो 6 महीने में सदस्य नहीं बनते तो उनकी जो मिनिस्टरशिप है वो चली जाएगी। शपथ कौन दिलाता? या तो राष्ट्रपति दिलाएंगे या राष्ट्रपति के रिप्रेजेंटेटिव दिलाएंगे। ठीक है। अब मंत्रियों के प्रकार, ऐसे संविधान में ऐसा कुछ मंत्रियों के प्रकार नहीं बताया गए, परंतु नॉर्मली 3 रूप से देखे जाते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। क्या होते हैं? सबसे जो उच्चतम पद पे होते हैं वो तो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। उसके बाद में आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, राज्य मंत्री। इसे क्या बोलते हैं? राज्य मंत्री। और इसी में राज्य मंत्रियों का कार्य क्या होता है? ये इनको जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनकी हेल्प करने के लिए लगाए जाते हैं। इसके लिए कैबिनेट मिनिस्टर की हेल्प करने के लिए किया जाता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राज्य मंत्री लगाए जाते हैं। कुछ राज्य मंत्रियों को इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिया जाता है कि वो किसी कैबिनेट मिनिस्ट्री का अधीन ना होकर वो क्या करते हैं? स्वयं का खुद का स्वयं पूर्ण रूप से मंत्रालय या फिर डिपार्टमेंट है या विभाग है उसको कार्य करते हैं। तो इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तीसरा क्या होता है? डिप्टी मिनिस्टर होते हैं, उप मंत्री या उप मंत्री, जिनका काम क्या होता है? उनका काम कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट को सहयोग करना होता है, उनकी हेल्प करना होता है। तो ये हमने 3 प्रकार के मिनिस्टर देखे। ठीक है। आगे चलते हैं हम। अब हम कुछ प्रश्न देखेंगे जो मोस्टली परीक्षा में पूछे गए। तो पहले हम ये पहला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान, भारत के संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। देखते हैं कौन कौन सा है। कैबिनेट मंत्री, ठीक है। स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री, ठीक है। राज्य मंत्री, ठीक है। उप मंत्री, ठीक है। देखो, चारों प्रभार मैंने अभी जस्ट बताया, ऐसे ही लिख रखा है। कैबिनेट मंत्री भी लिख रखा है, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री भी लिख रखा है, राज्य मंत्री भी लिख रखा है, उप मंत्री भी लिख रखा है। परंतु ये 4 श्रेणी नहीं है, ये 3 ही श्रेणी है। तो स्वतंत्र प्रभार के मंत्री और राज्य मंत्री दोनों एक ही श्रेणी के। ये कुछ ऐसा संविधान में ऐसा वर्णित नहीं है। अलग अलग संविधान में कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में है, राज्य मंत्री के बारे में है, और ये इसी का एक हिस्सा है। स्वतंत्र प्रभार है वो राज्य मंत्री का एक हिस्सा है। तो पहला स्टेटमेंट हो अपना गलत। प्रधानमंत्री सहित केंद्र सरकार में कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% अधिक से नहीं हो सकती। बिल्कुल बात सही है। अभी बताया था कि जो 91 संविधान सभा है उसमें बताया कितना? 15% से अधिक नहीं हो सकती। किसका? लोकसभा का। अगर इसी जगह संसद लिखा होता
तो ये गलत हो जाता है। इसका लोकसभा का, तो ये भी कुछ, ये सही है ये गलत है, तो कौन सा हुआ? पहला गलत, कथन सही पूछा है इसमें, गलत है। दूसरा सही है, केवल दो सही सही है। एक और दोनों सही है, नहीं है, दोनों गलत नहीं है, तो कौन सा होगा? तो उत्तर है बी। दूसरा प्रश्न है, उसको भी देखते हैं हम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में 44वें संविधान संशोधन द्वारा एक अनुच्छेद जोड़ा गया जो कि प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक समीक्षा से परे रखता है। देखो, ये एक थोड़ा क्वेश्चन ऐसा था कि जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने एक संविधान संशोधन किया, क्योंकि वो अपनी कहते हैं कि उस टाइम पे उन्होंने जो अपना चुनाव जीता था एमपी का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, तो वो गड़बड़ी से जीता था, और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट था वो उस चुनाव को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया। तो उसी के लिए इंदिरा गांधी ने 42वां संविधान संशोधन लाई थी। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। उसमें क्या अनुच्छेद जोड़ा गया था कि जो प्रधानमंत्री के निर्वाचन की न्यायिक समीक्षा से रखता है। वो कहता है कि प्रधानमंत्री का जो निर्वाचन हुआ है, जिस एरिया से आया है, जिस कंस्टिट्यूएंसी से पार्लियामेंट जो कंस्टिट्यूएंसी है उससे चुना गया है, उसको न्यायिक समीक्षा से परे है। क्यों? आपको स्टोरी पता ही है, क्योंकि इंदिरा गांधी जी इलाहाबाद से यहाँ से चुनाव, इंदिरा गांधी है वो चुनाव लड़ती है, और उसके प्रतिद्वंदी उन पर जो सरकारी संपत्ति है उसका उपयोग करने का आरोप लगाते हैं, और आरोप में ये पाया जाता है इलाहाबाद हाई कोर्ट उस चुनाव को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देते हैं। और जैसे ही नल एंड वॉइड डिक्लेयर करते हैं तो उनकी जो प्रधानमंत्री की, जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी की, वो खतरे में पड़ जाती है। तो इसलिए उन्होंने जब 42वां संविधान संशोधन किया, इमरजेंसी के दौरान, आपातकाल के दौरान, तो उसमें एक प्रावधान ये भी डाला कि प्रधानमंत्री का जो निर्वाचन है उसको न्यायिक समीक्षा से नहीं किया जाता, मतलब कोर्ट में नहीं ले जा सकता। तो ये तो गलत हो गया, बाकी सब सही है। इसमें कौन सा है? 44वां संविधान संशोधन। ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 99वें संशोधन को न्यायिक पालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन मानते इस जो असंवैधानिक घोषित कर दिया था। जो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय, उन्होंने भी इसको जो 99 जो संविधान संशोधन है, 99वें संविधान संशोधन क्या है? 99वें संविधान संशोधन है, उसमें NJAC आया था, नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन। इसमें क्या हुआ था कि जो सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट के जो जजेज है उनकी नियुक्ति के लिए एक कमीशन की बात की गई थी, परंतु इसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर खतरा है और इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो पहला केवल सही नहीं है, दूसरा केवल सही है, दोनों सही नहीं है, कौन सही? तो ये आंसर होगा। तो जितना हमने पढ़ा, क्या इतना समझ में आया? चलो थोड़ा सा और देखते हैं, अटॉर्नी जनरल और पढ़ते हैं, फिर बाद में हम आज के लिए अटॉर्नी जनरल महान्यासवादी अनुच्छेद कितने में देखा था हमने? 76 में देखा, नहीं ना, 76 में देखा। अब इसकी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट द्वारा नियुक्त होता है। क्या चुने जाते हैं? नहीं। क्या सेलेक्टेड है? नहीं। क्या इलेक्टेड है? नहीं। क्या है? अपॉइंटेड है। इसके द्वारा माननीय राष्ट्रपति द्वारा। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखो, भारतीय संविधान में प्रेसिडेंट है वो सिर्फ एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव है, डिजूरे है, रियल पावर है वो प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास में। तो इसलिए जो भी प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलेंगे उसी को प्रेसिडेंट द्वारा एक्ट किया जाएगा। मतलब प्रेसिडेंट है वो बहुत रेयर केस में ही अपना स्वविवेक यूज करते हैं, पर्सनल डिस्कशन यूज करते हैं। हाँ, मोस्टली केसेस में क्या है, या कोई नियुक्ति हो या कोई भी एक्ट को पास हो या कुछ भी हो, उसमें प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसकी सलाह पर ही कार्य करते हैं। ठीक है।
क्या योग्यता होनी चाहिए अटॉर्नी जनरल? पहले तो उसको देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने लायक की योग्यता होनी चाहिए उसे। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने लायक की योग्यता। अब देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बन सकता है, हम आगे देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का जज कौन सकता है, क्या क्या सुप्रीम कोर्ट के जज की बनने की योग्यता होनी चाहिए। वो भारतीय नागरिक होना चाहिए, और इसके साथ में या तो वो डीजी होना चाहिए, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होना चाहिए, या मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसमें, हाई कोर्ट में, या फिर 5 साल में हाई कोर्ट का जज रह चुका हो। तो ये सब योग्यता है, हम बाद में देखें। इसका कार्यकाल क्या होगा? प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होगा। क्या होगा? प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के प्रसाद तक ये रहेगा। मोस्टली क्या होता है कि जो प्रधानमंत्री होते हैं वो अपने कार्यकाल में नए जो अटॉर्नी जनरल होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं, और जैसे ही प्रधानमंत्री का कार्यकाल खत्म होता है तो वो अटॉर्नी जनरल है वो भी वहाँ से इस्तीफा दे देते हैं। परंतु ये जरूरी नहीं है कि वो इस्तीफा दो। क्या होता है, वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होते हैं, और जो भी इसके वेतन है या जो भी सेवा शर्त है वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही डिसाइड की जाती है। ठीक है। कार्य क्या होगा? ये सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉयर होगा। कुछ भी कानूनी सलाह देना है मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री को, या फिर जो गवर्नमेंट है उसको, या फिर कोई केस लड़ना है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में तो, या फिर अदर कोर्ट्स में, तो उसका या तो अटॉर्नी जनरल लड़ेंगे या फिर अटॉर्नी जनरल के सहायक जो भी है वो लड़ेंगे। अटॉर्नी जनरल के सहायक कौन होते हैं? अटॉर्नी जनरल के सहायक होता है सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स। देखो, ये संविधान में जो अटॉर्नी जनरल है वो तो अनुच्छेद 76 में वर्णित है, परंतु जो सॉलिसिटर जनरल है और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है ये एक संविधान में वर्णित नहीं है, इनका उल्लेखन नहीं है। ये जस्ट एक कन्वेंशन माना गया कि अकेला जो अटॉर्नी जनरल है, एजी है, महान्यायवादी है, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में तो लड़ नहीं सकता, या फिर सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे जो कोर्ट नंबर्स होते हैं उनमें अकेला नहीं लड़ सकता। तो उनके साथ में क्या होते हैं, सॉलिसिटर जनरल होते हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं, वो इसको हेल्प करते हैं। अब देखो कुछ चीज़ें जो एजी है उसके बारे में पढ़ना इम्पोर्टेंट आवश्यक है। क्या क्या है? एक तो है अटॉर्नी जनरल कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है, किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है, परंतु शर्त क्या है? क्रिमिनल केस में अक्यूज्ड को डिफेंड नहीं करेगा। अगर कोई क्रिमिनल केस है, कोई मर्डर का केस है या फिर कोई भी क्रिमिनल केस में, तो उसमें अक्यूज्ड को डिफेंड नहीं करेगा, विक्टिम को डिफेंड कर सकता है। क्या करेगा? अक्यूज को डिफेंड नहीं करेगा। दूसरा क्या है? सरकार के विरुद्ध केस नहीं लड़ेगा। कोई केस में अगर ऐसा केस है जिसमें गवर्नमेंट और कोई अन्य पार्टी है, प्राइवेट पार्टी है, तो वो सरकार के विरुद्ध केस नहीं लड़ेगा। दूसरा का इंपॉर्टेंट नोट क्या है? अटॉर्नी जनरल किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है, जो पार्लियामेंट्री समिति होती है, पार्लियामेंट्री समिति होता है उसे का सदस्य हो सकता है, परंतु उसमें वोट नहीं कर सकता। तो क्या मतलब समिति का क्या मतलब है? पर समिति के सदस्य होने का मतलब, समिति के सदस्य होने का मतलब ये है कि वो उस समिति में भाग ले सकता है, बैठकों में जा सकता है, अपने सुझाव दे सकता है, परंतु अगर समिति को निर्णय करती है और उस निर्णय में वो वोट नहीं कर सकता। वैसे इसी प्रकार जो अटॉर्नी जनरल है वो संसद में भी, संसद के लोकसभा या राज्यसभा है, राज्यसभा है, उसकी बैठकों में जा सकता है, वहाँ पर जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं उनमें भाग ले सकता है, परंतु वहाँ पर भी वोट नहीं कर सकता, वोट नहीं कर सकता। ठीक है। अब 2 प्रश्न और देखेंगे उसके बाद में आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करेंगे। भारत की मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? भारत की मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो हमने बताया आर्टिकल 75। कौन सा? आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3। ठीक है, आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3 है ना? देखते हैं एक बार वापस। आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3। तो इसमें क्या बताया कि भारत की मंत्रिपरिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? भारत की राष्ट्रपति के प्रति नहीं। किसके प्रति होती है? लोकसभा, संसद के प्रति नहीं। देखो इसको छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए।
लोकसभा के प्रति, हाँ सही, राज्यसभा के प्रति नहीं। अब देखो, लोकसभा भी संसद का हिस्सा है, तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि मतलब अगर यहाँ पर लोकसभा नहीं होता तो उस केस में संसद आंसर हो सकता था, परंतु अगर लोकसभा दिया हुआ है तो संसद फिर गलत होगा, तो अपन लोकसभा ही रहेगा। परंतु अगर इसमें मान लेते हैं कि लोकसभा नहीं होता और यहाँ पर देता कि प्रधानमंत्री के प्रति, तो उस केस में संसद होता। क्यों? क्योंकि लोकसभा भी किसका हिस्सा है? संसद का हिस्सा है। इसलिए क्या आता यहाँ पर, तो ये ध्यान रखना होगा। कई बार ऐसे क्वेश्चन के स्टेटमेंट से हमें पता रखना होता है कि एग्जैक्ट आंसर क्या है। एग्जैक्ट आंसर यहाँ से पता चलता है। अगर लोकसभा नहीं होता तो उस केस में क्या होता? संसद होता। तो अगर लोकसभा दे रखा है तो संसद नहीं होगा, फिर लोकसभा ही होगा। अब लेकिन इसमें कौन से कथन सत्य है? देखो, महान्यायवादी संसद के किसी सदन में भाग ले सकते हैं। कौन? अटॉर्नी जनरल। एजी किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं क्या? मैंने जैसे भी बताया था, हाँ, किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन का, संसद के सदन या समिति में भाग ले सकते हैं। भाग ले सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, और क्या नहीं कर सकते? वोट नहीं कर सकते। न्यायवादी संसद में मतदान कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो पहला कथन सत्य है, दूसरा असत्य है। तो पहला कथन सत्य है, दूसरा सत्य है, तो ये आंसर है। ठीक है, आज के लिए इतना। धन्यवाद, मिलते हैं कल। कल हम देखेंगे वो है संसद के बारे में, क्योंकि हमारा जो हमने पार्ट 5 में देखा था, क्या क्या देखा था, एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट देखा था, तो वो हमारा खत्म हो चुका है। अब लेजिस्लेटिव पार्ट रह रहा है, फिर हमारा जुडिशरी देखेंगे। तो अगर हम शॉर्ट में अगर हम आज का रिवीजन करना चाहें तो क्या क्या कर सकते हैं? पहले देखे हमने भाग जो अनुच्छेद देखे थे 74, 75, 76, 77 और 78। क्या क्या है इसमें? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो अन्य परिस्थिति है वो दी गई थी। 76 में बोला था कि अटॉर्नी जनरल की होगा एक। 77 में क्या बोला था? गवर्नमेंट की जो भी एग्जीक्यूटिव वर्ग है, सरकार का कार्य क्या है वो। 78 में हमने देखा था कि प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के प्रति कार्य क्या है या जिम्मेदारी क्या है। उसके बाद में हमने एक एक पढ़ा, पीएम पढ़ा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ी, एजी पढ़ा, और फिर हमने कुछ क्वेश्चंस भी जो पहले कहीं आ चुके हैं एग्जाम्स में उनको डिस्कशन किया। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल अपने लेजिस्लेटिव पार्ट या संसद के बारे में।